गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो बुक के चैप्टर के बीच में पूछे गए हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछे गए हैं उनके बारे में। ये टोटल क्वेश्चंस आपके हैं 20। एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो आज का वीडियो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव बिलो रिएक्शन आर इनकरेक्ट। जो ये इक्वेशन दी गई है, जो रिएक्शन है, इससे संबंधित 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से इनमें से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को सही पढ़ना। ठीक है ना, क्या पूछा है? इनकरेक्ट, तो हमें केवल इनकरेक्ट को ही टिक करना है। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है लेड ऑक्साइड से यहाँ पर लेड बना। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर घट रही है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड से लेड में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट तो काम ये हुआ इसमें। दूसरा, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। अब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन बढ़ रही है, और ऑक्सीजन का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड का रिडक्शन और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखेंगे इसके जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट को देखेंगे। नंबर फर्स्ट है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लेड ऑक्साइड है और ये क्या है? आपका लेड। तो क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है या फिर लेड? ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लेड में। ठीक है ना, कैसे पढ़ते हैं इसे हम? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन लेड। ठीक है, जो लेड ऑक्साइड है वो लेड में अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो हुआ वो आपका गलत हो गया, क्योंकि लेड नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटमेंट में देने का मतलब क्या है? जब इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, ये कार्बन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप सब बच्चे जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, और CO2 तो इसमें कहीं पे है ही नहीं आपके इक्वेशन में। तो जब CO2 नहीं है तो ये स्टेटमेंट सीधे सीधे क्या हो गया? गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद तीसरा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखें भाई एक बार, कार्बन का ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो भाई कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। इसके बाद लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड। अब यहां पर देखेंगे, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है। अब जब लेड ऑक्साइड से लेड बनेगा तो ऑक्सीजन घटेगी, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम जानते हैं रिडक्शन होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमें बताना था कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से गलत है। तो अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ए और बी क्या है? गलत है। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। एक इक्वेशन आपको दी है, फेरस ऑक्साइड की या फिर आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन कराई गई है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बन रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, कि ये जो रिएक्शन दी गई है ये एग्जांपल है। ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो अब हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है। जो Fe है, Fe के स्थान पर Al चला गया। ठीक है ना, तो यहां क्या हुआ? Al2O3 बन गया और Fe अलग निकल गया। तो हम जानते हैं कि जब कोई एक एटम, ठीक है, कोई एक एटम किसी कंपाउंड में से दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो यहां पर क्या हुआ? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए एल्यूमिनियम ने आयरन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये एग्जांपल किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हुए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड विद आयरन फिलिंग्स। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लोहे की छीलन के साथ मिलाया जाता है?
तो लोहे की छिलन के साथ हम मिलाते हैं किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। लोहा क्या है, जो आयरन है वो क्या है आपका, Fe है, ठीक है। तो Fe प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इन दोनों को हमने मिला दिया तो रिएक्शन होगी एंड इज इक्वल टू FeCl3 प्लस H2, ठीक है। आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन। अब हुआ क्या यहां पर, आयरन ने, ठीक है, जो आयरन है, आयरन ने हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो डिस्प्लेस करने के बाद जो रिएक्शन बनी इसे एक बार बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए FeCl3, यहाँ पर Cl कितने हैं, 3 है, यहाँ पर है 1। अब साथ ही साथ हाइड्रोजन वहां पर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं 3HCl, ठीक है। अगर हम 3HCl लिखते हैं तो क्या बनता है भाई, क्लोरीन तो हमारी बैलेंस होगी, लेकिन साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वो क्या हुई, डिसबैलेंस हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, 6HCl, ठीक है, 6HCl लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे 2Fe, 2FeCl3 और 3H2। अब देखो बैलेंस हुई क्या इक्वेशन, Fe कितने है, 2 है, इधर भी Fe 2 है, उसके बाद हाइड्रोजन 6, 3 2 जा 6, फिर क्लोरीन जो है 6 और 3 2 जा 6। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। अब देखते हैं इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारी रिएक्शन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो एक बार, हाइड्रोजन गैस, हाँ जी हाइड्रोजन गैस यहां पर बन रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन रही। उसके बाद आयरन क्लोराइड, तो ये क्या है, आयरन क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है या आयरन क्लोराइड है, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसमें ही बताया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक बार फिर से समझिए, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट हैं, अभिकारक जिन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया था, उनका जो मास होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का मास हमेशा किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट जो उस इक्वेशन को कराने के लिए शामिल हुए थे उन सबके बराबर होगा। अब बराबर करने के लिए हम जब जानते क्या है कि जितने भी एटम है सारे एटम्स के एटॉमिक मास डेफिनिट है या निश्चित है, ठीक है। निश्चित होने के कारण अगर हम एटम्स की संख्या को किसी भी इक्वेशन में रिएक्टेंट की साइड और साथ ही साथ प्रोडक्ट की साइड बराबर कर लें तो क्या होगा, हमारे जो हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता है। वो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व, ठीक है, जितने भी तत्व है उनका जो द्रव्यमान है वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड एज वेल एज मेक, ठीक है, समझे बात। जो मास है उसे ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, एक इक्वेशन, ठीक है, ए केमिकल इक्वेशन विद सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट, ठीक है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, या ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसे फॉलो करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ज्यादा समझने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्लास है हमारी उसे देख लेंगे एक बार, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं केमिकल रिएक्शन के, इन्हें स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करना है। तो जो जो इसमें आपको दिखाई देगा, जितने भी एलिमेंट दिखाई देंगे या कंपाउंड दिखाई देंगे, उन्हें उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस है H2 कंबाइंस विद नाइट्रोजन N2 टू फॉर्म अमोनिया। क्या बनाते हैं मिलकर? अमोनिया NH3। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की और अमोनिया बना ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए H2, ठीक है, यहां पर लिखिए 3 और यहां लिखिए 2। अब देखेंगे 3 2 6, 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। उसके बाद नाइट्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। और साथ ही साथ हमने क्या बता दिया कि हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया। किस फॉर्म में बताया? इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, बी पार्ट है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S। H2S बर्न की गई है एयर की प्रेजेंस में। तो एयर में जब बर्न करते हैं तो एयर से O2 जो है, O2 हेल्प करती है किस लिए? बर्निंग में। ठीक है, तो उसके बाद H2S प्लस O2 इज इक्वल टू, इन्होंने कहा है टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर क्या होता है आप सब जानते हैं, वाटर होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बने। अब रिएक्शन तो हमने लिख दी इक्वेशन, लेकिन अब इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप सबको बता रखा है कि सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में जो एटम्स है और प्रोडक्ट में जो है हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। तो यहां आपने लिख दिया हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, इधर भी सेम ही होंगे, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट की साइड में या लेफ्ट साइड में आप कह सकते हैं हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 2। इधर हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 3। अब हाइड्रोजन सल्फर तो ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा इन्हें इनके एलसीएम के बराबर। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 3 से और यहां मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। अब जो रिएक्टेंट वाली साइड है उसमें हमने देखा कि अगर हम यहां पर 3 लिखते हैं, 3O2, तो ये किसी और एटम को अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इधर इधर अगर हम क्या करते हैं, क्योंकि 3 का 2 गुना करना है, तो जहां जहां भी ऑक्सीजन है सब जगह 2 लिखना पड़ेगा। इसके साथ हमने यहाँ 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 लिख दिया। इसके बाद अब हमने देखा कि यहाँ पर तो भाई सल्फर जो है, सल्फर भी अफेक्टेड हो गया और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी अफेक्टेड हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए प्रोडक्ट की साइड में? 4 हो गए, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे। 4 करने के लिए आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद जो सल्फर है, सल्फर हो गए यहाँ पर 2। अब जब प्रोडक्ट में सल्फर 2 है तो हमें सल्फर को इधर भी कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी 2H2S प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखते हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ये कुछ आपको 4 केमिकल इक्वेशन दी गई है, इन चारों केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि संतुलित करने के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट की साइड में और जो प्रोडक्ट है उस साइड में जो एटम्स दिए गए हैं उन्हें हम लिख लेते हैं अलग अलग। तो लिख लिया, यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम है। देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। आगे फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो हमने केवल इन्हें एक बार लिखा। ठीक है, तो उसके बाद हम काउंट करते हैं, हाइड्रोजन है इधर 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। नाइट्रोजन 1 है, तो इधर मल्टीप्लाई बाई 1। इधर नाइट्रोजन 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद ऑक्सीजन
ये देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ये 3 + 2 5 ऑक्सीजन हुई। उसके बाद इस साइड में 3 × 2 = 6 + 1 7 ऑक्सीजन हुई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो कैल्शियम हुआ यहाँ पर एक और इधर भी कैल्शियम एक। अब हाइड्रोजन है इधर 1 उधर 2, तो इधर हाइड्रोजन 1 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी अफेक्टेड हुए। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन भी 1 से क्या हो गया 2 हो गया, तो नाइट्रोजन हो गए इधर 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन अब इधर कितने हो गए 3 × 2 = 6 6 + 2 8 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। तो ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं अब 8 ऑक्सीजन होने पर प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 6 + 1 7 है। तो जहां पर 1 है उसके साथ हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। तो 2 से गुना करने पर क्या हुआ, अब देखिए 3 × 2 = 6 + 2 कितने हुए ऑक्सीजन 8 हो गए इधर भी, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस हो गए। अब देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। और क्या इक्वेशन बनेगी 2HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद जो बी पार्ट है NaOH + H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 + H2O। एक बार हम क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे इक्वेशन में ही कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक्वेशन पहले से ही बैलेंस हो, ये नहीं। अगर कोई इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो क्या करेंगे हम उसे बैलेंस करके भाई, है ना। तो सबसे पहले एक बार यही काउंट कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें यहाँ से ही पता लग गया कि हमें बैलेंस करना इसे पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे रिएक्टेंट एक तरफ लिखेंगे प्रोडक्ट। सोडियम Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। ठीक है, यही तो 4 आइटम यूज हुए हैं। इधर भी सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, सोडियम इधर 1 है इधर 2 है, तो यहां पर सोडियम के साथ मल्टीप्लाई बाई 1 और इधर सोडियम के साथ मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। ऑक्सीजन है इधर 4 + 1 5, ऑक्सीजन कितने हैं 5 है और इधर 4 + 1 5 ही ऑक्सीजन इधर है। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं 2 + 1 3, तो रिएक्टेंट की साइड में 3 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट की साइड में ओनली 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, सल्फर दोनों ही साइड में एक एक है, एक सल्फर इधर है और एक सल्फर इधर है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सोडियम रिएक्टेंट की साइड में सोडियम 2 बनाने पड़ेंगे क्योंकि उधर सोडियम 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने देखा कि सोडियम यहाँ पर बराबर हुए। उसके बाद ऑक्सीजन पहले 5 थे, यहाँ पर 2 लिखने के बाद अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं 4 + 2, ऑक्सीजन कितने हो गए अब यहाँ पर 6। ठीक है, अब जो रिएक्टेंट की साइड है वहां पर ऑक्सीजन 6 हो गए हैं और प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 4 + 1 5 है। तो अगर हम इस वाले ऑक्सीजन जो सिंगल ऑक्सीजन है इसके साथ अगर हम क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी हुई 6, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस्ड होगी। अब देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो चुके हैं, तो 3 को यहां से हटाइए और क्या लिखिए 4 लिखिए। इस साइड में देखते हैं प्रोडक्ट की साइड में
2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन इधर भी कितने हो चुके हैं, अब 4 हो चुके हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 4 हो गए यहाँ पर, और सल्फर इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। अब देखते हैं 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये है हमारी इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे Na का इतना जो रिएक्टेंट की साइड में जो सोडियम है, सोडियम कितने हैं 1, और इधर भी सोडियम 1 है। उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। सिल्वर दोनों तरफ बराबर है, नाइट्रोजन बराबर है और ऑक्सीजन बराबर है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि पहले एक बार इक्वेशन में वही काउंट कर लेंगे कि कोई सा एटम ज्यादा है या फिर दोनों बराबर तो नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद इसका डी पार्ट है BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। तो बेरियम 1 1। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इससे हमें पता चला कि इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए रिएक्टेंट और इधर लिखिए प्रोडक्ट। बेरियम Ba, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H, सल्फर S, ऑक्सीजन O। यही सारे इधर लिखो BaCl HSO। ठीक है, तो इसके बाद बेरियम दोनों तरफ 1 है, तो बेरियम को दोनों तरफ 1 कर दिया। ठीक है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर क्लोरीन 2, इधर 1 थी तो मल्टीप्लाई करी 2 से, यहां पर लिख दिया 2। ठीक है, हाइड्रोजन इधर है 2, इधर भी कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो दोनों तरफ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 है। ठीक है, सल्फर इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो सल्फर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी 4 है। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है, और ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, ये दी गई है वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, इन वर्ड्स हैं। अब इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सिंबल्स के रूप में डिनोट करना है, और वो भी कैसे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाकर। तो हम ध्यान से देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी जानते हैं CO2 होती है। ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। ठीक है, अब देखेंगे इक्वेशन बैलेंस करके कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैल्शियम कितने हैं 1, इधर भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 O2 4 है, इधर ऑक्सीजन 3 + 1 4 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ये। अब इसका बी पार्ट देखेंगे, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक क्या होता है, Zn एक मेटल है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा। ठीक है भाई, जिंक नाइट्रेट कैसे बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में सिल्वर, जो क्या है हमारा Ag या अर्जेंटम बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, अब देखेंगे एक बार, Zn ने Ag को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसे बैलेंस करते हैं, Zn इधर 1 है, इधर भी 1 है, सिल्वर 1 है, इधर उधर भी 1 है। ठीक है, उसके बाद जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट की साइड में 1 है और प्रोडक्ट की साइड में 2 है, तो क्या हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि जो सिल्वर है, सिल्वर यहाँ पर 2 हो गई,
तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिल्वर अलग से रखा हुआ है, इसमें हम किसी की भी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो सिल्वर हुए 2, फिर नाइट्रोजन इधर भी 2 है और उधर भी 2 है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। तो क्या हुई, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम होता है Al, ये भी एक मेटल है, प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, और कॉपर भी क्या है, एक मेटल है। उसके बाद इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड, हम जानते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 प्लस कॉपर यहाँ पर Cu। तो फिर से वही हो रहा है, एल्यूमिनियम ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। तो मैक्सिमम जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं वे सारे किसके आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है। एल्यूमिनियम 1, इधर भी 1 है, कॉपर 1 है, इधर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। और जब मैंने आपको बताया था कि जब एक तरफ 2 हो एक तरफ 3 हो किसी भी एटम की संख्या, तो उसका एलसीएम बना लेते हैं, हम 6 बना लेते हैं। तो इसे 6 करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसे 6 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखते हैं एल्यूमिनियम 1 उधर 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉपर यहाँ पर 3 है, कॉपर अलग से रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉपर हुए 3 और क्लोरीन हुए कितने, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो इक्वेशन बैलेंस्ड। अगर ऐसे समझ में नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखकर भी इसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी कई बार आ चुका है बेरियम क्लोराइड का नाम, प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट देख लेंगे क्या होता है, K2SO4 होता है पोटेशियम सल्फेट। अब इज इक्वल टू इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बना, और साथ में क्या बना यहाँ पर, पोटेशियम क्लोराइड KCl बना। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस करते हैं, तब हम देखेंगे बेरियम यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, उधर 1 है। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, उसके बाद जो पोटेशियम है यहाँ पर 2 है, उधर भी 2 हो चुके हैं। उसके बाद सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 और इधर भी 4। तो ये इक्वेशन क्या हुई, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो हम कर चुके हैं इसके 7 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 फिर से वैसे ही आ गया, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना है इन इक्वेशंस को कैसे लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के साथ साथ ही हमें ये भी बताना है कि ये इक्वेशन किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो अब देखते हैं नंबर फर्स्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2। ठीक है, बेरियम आयोडाइड इज इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड Ki और प्लस बेरियम ब्रोमाइड Br2। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड से क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। तो सबसे पहले तो इसे करते हैं हम बैलेंस करने के लिए देखते हैं, इधर पोटेशियम 1 है, उधर भी 1 है, ब्रोमाइड इधर 1 है, उधर कितने हैं, 2 है। तो भाई 2 लगाना पड़ेगा, और 2 लगाते ही हमने देखा जो पोटेशियम है, पोटेशियम हो गए यहाँ पर 2, तो यहाँ भी हमें इसमें 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेशियम और ब्रोमीन दोनों बराबर हो गए। उसके बाद बेरियम इधर 1 है, उधर भी 1 है, आयोडीन इधर 2 है और यहाँ पर भी कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो इक्वेशन तो हमारी बैलेंस होगी, लेकिन अब हमें क्या बताना है कि इक्वेशन किस टाइप की रिएक्शन है। तो किस टाइप की है, देखिए एक बार, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो RHS जो इसका है, जो प्रोडक्ट की साइड है, वहां पर क्या हो रहा है, ये K तो इस I के साथ गया, ठीक है, और ये Br यहाँ पर B के साथ गया, मतलब कि एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस हो रही है। और हम जानते हैं कि एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस क्या कहलाती है, एक्सचेंजिंग ऑफ आयन इज इक्वल टू DDR। ठीक है, अब DDR क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, DDR मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। अब इसका बी पार्ट है जिंक कार्बोनेट से क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड बना, तो जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3। ठीक है भाई, तो यहां पर जिंक ऑक्साइड बन रहा है ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रही है। अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। जिंक 1 इधर भी 1, कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है। अब ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 + 1 3 है, मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखते हैं ये इक्वेशन है किस टाइप की। अब भाई जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, एक है, ठीक है, और प्रोडक्ट कितने बने, प्रोडक्ट कितने बने यहाँ पर, प्रोडक्ट बने भाई यहाँ पर 2, तो प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं, रिएक्टेंट केवल एक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि जिस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो केवल एक होता है और प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2 बनते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब अपघटन अभिक्रिया। समझ में आया, अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो बना यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो हाइड्रोजन क्या होता है H2 प्लस क्लोरीन क्या होता है Cl2 और इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड जो हम जानते हैं वो है HCl। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करी, इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। अब क्या बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। अब देखिए जो प्रोडक्ट है, सॉरी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो है मोर देन 1, एक से ज्यादा है, 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट केवल एक बन रहा है, मतलब कि दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दोनों का योग हो रहा है, जुड़ रहे हैं, तो कंबाइन होना क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हिंदी में बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। तो ये किसका उदाहरण होगा, एक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो ये हो गया H2। इक्वेशन बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम 1 1, हाइड्रोजन 1, उधर है 2, तो बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हाइड्रोजन इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए हैं 2, उधर भी क्लोरीन कितने हैं 2 है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। इन्हीं क्वेश्चन देखो आप 3 चीजें सीख रहे हैं एक साथ। नंबर फर्स्ट, वर्ड से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, ठीक है, दूसरा रिएक्शन की पहचान करना कि एक कैसी रिएक्शन है, ठीक है, और नंबर थर्ड है आपका कि भाई हम इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीख रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किस टाइप की रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, हाइड्रोजन भी एक मेटल है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, तो कम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक को उसकी जगह से निकाल देता है, बिल्कुल वैसा ही इस रिएक्शन में हुआ है, तो डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया वहां से, तो कैसी हुई, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ठीक है, तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्या हुआ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको बताना है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सीधे सीधे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो श्वसन की प्रक्रिया है, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में कंसिडर क्यों करते हैं, ठीक है, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है। अब एक बार थोड़ा सा रेस्पिरेशन समझ लेंगे, रेस्पिरेशन में होता क्या है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि हमने सांस लिया, इनहेल किया, ठीक है, तो इनहेल करने पर एयर हमारी बॉडी के अंदर गई। ठीक है, एयर अगर हमारी बॉडी के अंदर गई तो उसमें क्या क्या गया, यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
और प्लस अदर गैसेस। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन गई वो कितनी 78%, जो ऑक्सीजन थी वो 21% और जो CO2 है वो 0.03%। इस परसेंटेज में ये जो गैसेस हैं ये हमने इनहेल की। ठीक है, नॉट ओनली ऑक्सीजन। हम कहते हैं कि हम सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम इनहेल करते हैं। तो इनहेल करने पर जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यूज होती है। ठीक है, जैसे ही सांस हमारे फेफड़ों तक जाती है तो वहां से क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिला दिया जाता है। और ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने पर आप जानते हैं जिस ऑक्सीजन में ब्लड मिला हो सॉरी जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो कैसा होता है आपका प्योर ब्लड। ठीक है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होता है कैसा, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो क्या हुआ, प्योर ब्लड के साथ ऑक्सीजन कहां पहुंच गया, हमारे सेल्स में पहुंच गया। ठीक है, ऑक्सीजन कहां पहुंचा, सेल्स में। सेल्स में पहुंचने के बाद क्या होता है, जो हम देखो अगर हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो भोजन है उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व है वे हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाते हैं, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में स्टोर हुए। लेकिन जब हमने ये क्या है, ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर स्टोर पड़ा हुआ है, अब तक इसका कोई यूज नहीं है, ये हमें एनर्जी नहीं देगा। ये हमें एनर्जी कब देगा, जब हमारे शरीर में प्योर ब्लड के साथ मिलकर प्रत्येक सेल में क्या पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। और उसके बाद वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, पावर हाउस ऑफ अ सेल, वो क्या करता है, जो एक ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज बर्न होगा उस ऑक्सीजन से। ठीक है, उस ऑक्सीजन से बर्निंग होगी इस ग्लूकोज की। और ये ग्लूकोज बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है, और जिससे हम क्या लेते हैं, बहुत सारी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है वो केवल इतना नहीं है कि हमने सांस को इनहेल कर दिया और एक्सहेल कर दिया। रेस्पिरेशन में सांस इनहेल करने के बाद हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ 6O2 हमने कहां से लिए, जो प्योर ब्लड सेल्स तक पहुंचा था। ठीक है, अब प्योर ब्लड में हमने 6O2 ले लिया। 6O2 लेने पर ये जो ग्लूकोज है इसकी बर्निंग हुई, बर्निंग होने पर यहाँ पर 6CO2 बनता है, 6H2O बनता है और लॉट ऑफ एनर्जी बनती है। इस एनर्जी का यूज हम करते हैं किसमें, अपने कार्य करने में, जो भी हमारे दैनिक कार्य है उन्हें करने में इस एनर्जी का हम यूज करते हैं। अब क्या हो रहा है, ग्लूकोज बर्न हो रहा है। बर्न होने के बाद यहाँ पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और हम कहते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या हो जाती है, हम शरीर से अपने बाहर निकाल देते हैं। तो जब बाहर हम एयर को निकालते हैं तब ये तो है इनहेल के टाइम, और जब हम एक्सहेल करते हैं तब जो कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजन एज इट इज वापस 78%। ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि हमने यूज कर ली तो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं 4%, तो यहां पर 17% ऑक्सीजन हम वापस बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और जो 17% ऑक्सीजन इस बाहर निकाली तो कितने परसेंट यूज किया हमने, 4%, और 4% के बदले 4% ही हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हुई 4.03। ठीक है, क्या था, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमने सांस बाहर निकाली, जब एक्सहेल किया, तब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई, 4.03, जिसे कौन यूज करते हैं, वृक्ष या पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए। अब एक बात और बताऊं आपको, ये जो इक्वेशन है ना, ये तो है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, जो भोजन बने बनाए भोजन को क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ये कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक, क्योंकि जिस रिएक्शन में
एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। उसके बाद जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक होता है उष्माक्षेपी, एंडोथर्मिक उष्माशोषी। तो उष्माशोषी अभिक्रिया किसमें होगी, प्लांट्स में। क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि प्लांट्स में कैसे होता है। इक्वेशन आपको एक ही याद रखनी है, यही वाली। प्लांट्स में से वापस कर दो उल्टा, 6CO2 प्लांट्स क्या करते हैं, जमीन से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जमीन से जल, खनिज लवण और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और उसके लिए जो सनलाइट है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सनलाइट है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर तथा खनिज लवण लेकर क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। C6H12O6 ही बनेगा। और साथ में प्राणियों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट के साथ साथ क्या है, हीट भी तो जा रही है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक एक्सोथर्मिक। इसमें हीट यूज हो रही है और इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। समझ गए यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। ये आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के। अगले 10 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।